Welcome class 8th in today's class. Students, from today we are going to start term 1 syllabus और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे विद ज्योग्राफी चैप्टर सेकंड दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज लैंड सॉइल एंड वाटर। हमारे प्रीवियस जो ज्योग्राफी का चैप्टर था रिसोर्सेज, वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था टाइप ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हमने देखा कि रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, जिसमें फर्स्ट था नेचुरल रिसोर्सेज और उसके एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़े थे लैंड, सॉइल, वाटर जैसी चीज़ें, है ना। तो इस चैप्टर में हमें उन्हीं रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, यानी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। क्लियर? In this chapter we will discuss about land use, some major landforms, landslides, soil की फॉर्मेशन कैसे होती है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस, सॉइल प्रोफाइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल अवेलेबल इन इंडिया एंड many other relevant topics. But before all that, some key terms are given here in your book. सबसे पहले हम इन की टर्म्स को समझेंगे बिकॉज दे विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। तो शुरू करते हैं पहले हम इन की टर्म्स के साथ। फर्स्ट की टर्म इज़ अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। जब हम बहुत सारा प्लांटेशन करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं, ट्रीज़, है ना, लार्ज स्केल पर ऐसा काम हम करते हैं प्लांटेशन का, तो ये हमारा प्रोसेस, ये हमारा जो एक्टिविटी है वो अफॉरेस्टेशन कहलाता है ना। जबकि जब हम कटिंग डाउन करते हैं ट्रीज़ को तो वो हमारा डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। क्लियर? सेकेंड इज़ क्रॉप रोटेशन, the cropping practice in which a few crops are grown in systematic rotation to add nutrients to the soil. क्रॉप रोटेशन क्या होता है? हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ के फार्मर्स एक पैटर्न में क्रॉपिंग करते हैं। एक पैटर्न होता है, देखते हैं हम लोग ना कि कभी वीट लगाई जाती है, देन उसके बाद हम लोग पैडी लगाते हैं। इस तरह से हमारे एक रोटेशन होता है ना, रबी, खरीफ और जायद, जो हम लोगों ने पढ़ा भी है, टाइप ऑफ जो क्रॉप्स होते हैं। तो इस पैटर्न में जब हम क्रॉप्स को क्रॉपिंग कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या फ़ायदा हो, इसमें हमारे सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम उनको सेव कर रहे होते हैं और हम उन्हें वापस से मेंटेन होने के लिए थोड़ा सा टाइम देते हैं, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी रिन्यू होने के लिए थोड़ा टाइम लेती है। तो इस तरह का प्रोसेस जहाँ पर हम किसी एक टाइप ऑफ क्रॉप को नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं बल्कि डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक सिस्टमैटिक रोटेशन के साथ क्रॉपिंग पूरे साल हम कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रोसेस, ये हमारी एक्टिविटी, ये जो हमारा तरीका होगा क्रॉपिंग करने का, फार्मिंग करने का, ये कैसा तरीका होगा, ये क्रॉप रोटेशन सिस्टम कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज़ ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर मेड अप ऑफ डिकेड प्लांट्स एंड डेड ऑर्गेनिज्म। ह्यूमस हमारे सॉइल का, जो हमारे सॉइल का सबसे ऊपर का पार्ट होता है। अभी हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल को, कि पूरा सॉइल का पूरा कैसा पैटर्न होता है, सिस्टम कैसा होता है। तो अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे कि हमारे जो टॉप सॉइल है, सॉइल का जो ऊपर का पार्ट होता है, जो उसके भी ऊपर जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो ह्यूमस होती है, और ये बनी हुई होती है डेड प्लांट्स और डेड ऑर्गेनिज्म से। और यही सारे जो डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स हैं, ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो ये लेयर जो है, जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ ये जो लेयर है, जो डेड एनिमल्स से, डेड प्लांट या डेड ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, ये ह्यूमस कहलाता है। ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे सॉइल के लिए, फार्मिंग के पर्पज़ से। ठीक है। नेक्स्ट इज़ लीचिंग। लीचिंग क्या होती है? अ प्रोसेस बाय विच इसेंशियल सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स ड्रेन आउट फ्रॉम सॉइल बिकॉज ऑफ हैवी रेन। लीचिंग क्या होती है? हमने बताया कि हमारे सॉइल का जो अपर लेयर है, टॉप सॉइल का टॉप वाला पार्ट है, उसका ऊपर की जो लेयर है वो ह्यूमस है, और हमने बताया कि वही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए। ठीक है। अब जब बहुत हैवी रेनफॉल हो जा रही है, या बहुत ज़्यादा जब बारिश
हो जा रही है, फ्लडिंग आ जा रही है, तो होता क्या है कि ये ही वाला पार्ट जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, ह्यूमस वाला पार्ट है ना, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये ड्रेन आउट हो जाते हैं, बारिश के पानी के साथ बह जाते हैं। और इससे क्या होगा कि हमारी सॉइल का वो इम्पोर्टेंट पार्ट तो हमने खो दिया, है ना। तो ये प्रोसेस जहाँ पर हैवी रेनफॉल की वजह से, फ्लडिंग की वजह से या किसी भी दूसरे रीज़न की वजह से हमारे सॉइल का ह्यूमस वाला पार्ट ड्रेन आउट हो जाता है, इसे हम लीचिंग कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट की टर्म इज़ रेगर। रेगर क्या होता है, लोकल नेम ऑफ ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल इज़ अ टाइप ऑफ सॉइल। हम लोग अभी टाइप ऑफ सॉइल भी पढ़ेंगे, तो उनमें से ब्लैक सॉइल भी एक टाइप का सॉइल होता है जो ब्लैक कलर का होता है, और ये हमारे कॉटन के लिए, शुगर केन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है ब्लैक सॉइल में, कॉटन, शुगर जैसी चीज़ों का। तो इसका लोकल नेम रेगर है। इसे मतलब हम लोग ब्लैक सॉइल के नाम से तो जानते ही हैं, एक दूसरे नाम यानी रेगर नाम से भी हम इस ब्लैक सॉइल को जानते हैं। नेक्स्ट, शेल्टर बेल्ट। प्लांटिंग ट्रीज इन बेल्ट्स टू रिड्यूस विंड स्पीड एंड फ्री फ्लो ऑफ वाटर। शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, जैसे अब हमने पढ़ा कि हैवी रेनफॉल और फ्लड आने की वजह से या बहुत स्पीड में जब हवा चलती है, तो उससे ह्यूमस वाला पार्ट, हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे सॉइल का, वो ड्रेन आउट हो जाता है या फिर उड़ जाता है, बह जाता है। ठीक है, अब इससे रोकने के लिए क्या किया जाता है कि कई बार जो हम लोग खेतों में देखते हैं, साइड साइड से मेड़ बने होते हैं, या हमारा जो भी फार्मर का फील्ड होगा जहाँ उसे फार्मिंग करनी है और वो चाहता है कि ऐसा कोई भी लॉस ना हो, लीचिंग का प्रोसेस ना हो, तो वो क्या करेगा, वो ट्रीज़ लगा देते हैं और अपने पूरे फार्म, जो भी फार्म है उनका, जो भी फील्ड है उनका, उसके चारों तरफ। ठीक, तो जिससे क्या होता है कि अगर हवा चल रही है तो वो ट्रीज़ उसको क्या करते हैं, एक बैरियर की तरह रोकते हैं, या जब हैवी रेनफॉल आ रही है तो वो वाटर को भी अब्जॉर्ब करते हैं, या बारिश का, बाढ़ का पानी जाने से रोकते हैं। तो काफ़ी हद तक क्या होता है कि लीचिंग प्रोसेस जो होती है वो रुक जाती है, और जिससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी या हमारे सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होने पाती। ठीक, तो जब हम ऐसी प्रोटेक्शन देने के लिए अपने फील्ड के चारों तरफ या किसी एक साइड पर जिधर से भी इस तरह की चीज़ें आने की, विंड की आने की आशंका हमको होती है, वहाँ पर प्लांटिंग कर देते हैं बड़े बड़े ट्रीज़ की, तो इनको हम शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। ठीक है, ये एक सीध में, एक लाइन में बने हुए होते हैं, ताकि ये पूरी तरीके से बाउंड्री का काम करते हैं हमारे फील्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, सॉइल इरोजन, द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल। ठीक है, अब हम लोग अभी जैसे आगे पढ़ेंगे, सॉइल प्रोफाइल में ह्यूमस हमारे सॉइल का जो टॉप सॉइल है उसका भी ऊपरी लेयर है। ठीक, और ऊपरी लेयर जब हमारी जा रही है तो हम उसे लीचिंग कहते हैं, है ना। लेकिन जब हमारी वो पूरी की पूरी टॉप सॉइल का ही रिमूवल हो रहा है, यानी वो फर्टाइल टॉप सॉइल ही हमारे हाथ से जा रही है, ड्रेन आउट हो रही है, हवा के साथ जाए, पानी के साथ बहकर जा रही हो, तो इसको हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी नुकसानदायक होता है सॉइल इरोजन हमारे खेतों के लिए, फार्मिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या है, अ फार्मिंग प्रोसेस इन विच हिल स्लॉप्स आर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, ये फार्मिंग का एक टाइप होता है जिसमें हम लोग एक सीढ़ी नुमा एक प्लेस बनाते हैं फार्मिंग करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, हिली स्लॉप्स पर। आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे इस प्रोसेस को, फार्मिंग के इस प्रोसेस को हम लोग टेरेस फार्मिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। लेट्स कम ऑन द चैप्टर। अब चैप्टर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हमने पहले भी पढ़ा, प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा, कि नेचुरल रिसोर्सेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके एग्जांपल्स में हमने लैंड, सॉइल और वाटर को भी पढ़ा। हमारी जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों से पूरी होती हैं। अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो वाटर बहुत ही इसेंशियल है हमारे लिए, है ना। और खाने पीने की चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, सब चीज़ें हमको सॉइल से मिलती हैं, यानी सॉइल की क्वालिटी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। और हम साथ में लैंड में रहते हैं, यानी हम भूमि पे रह रहे हैं, ज़मीन पे रहते हैं, तो हम घर बनाना है, हमें अपना शेल्टर बनाना है, कुछ भी जो करना है वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम लैंड में करते हैं।
है ना। तो ये 3 नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, लैंड, सॉइल और वाटर। ह्यूमन लाइफ के लिए या ही नहीं, बल्कि जितने भी टाइप के लाइफ हमारे पास अर्थ पे रहती हैं, उन सब के लिए ही ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लैंड के बारे में, ठीक है। लैंड रिसोर्स जो है वो मोस्ट बेसिक रिसोर्स है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवन जीने के लिए, ठीक है। हमारे अर्थ का अबाउट 30% जो एरिया है अर्थ का, वो लैंड है, ठीक है। और हमारी जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जितनी भी नीड्स हैं, वो लगभग 95% उसका जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो लैंड पे ही डिपेंडेंट होती है। हम हमारे फूड के लिए लैंड के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि लैंड पर ही फार्मिंग होनी है। और हम लोग चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, कहीं ना कहीं हम लोग लैंड पर ही डिपेंडेंट है, फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है ना। क्लॉथिंग के लिए हम लैंड पर डिपेंडेंट हैं, शेल्टर के लिए हम लोग लैंड पर डिपेंडेंट हैं। तो कुछ हद तक हम ही नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक लैंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रिसोर्स है, ठीक है। अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन ओनली 30% ऑफ इट्स लैंड एरिया। हमारे वर्ल्ड की 90% के आसपास की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 30% एरिया में ही रह रही है। क्योंकि बहुत सारा एरिया हमारे पास लैंड का एरिया तो है, पर वहाँ पर बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ पर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, रिलीफ फीचर्स या फिर जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ पर उतनी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो रिमेनिंग लैंड हमारा बच रहा है, ठीक है, वो थिनली पॉपुलेटेड है। मतलब बहुत कम वहाँ पर पॉपुलेशन है, या फिर हम उसको इनहैबिटेटेड भी कह देते हैं। वहाँ पर बहुत कम अमाउंट में लोग पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा नहीं है, वहाँ पर फेवरेबल सिचुएशंस होती हैं, वहाँ पर हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, है ना। तो यानी हम बहुत एक लिमिटेड, बहुत कम पार्ट में, बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम परसेंट में लैंड एरिया को यूज़ कर रहे हैं हमारे रहने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं लैंड यूज़। लैंड का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ग्रेजिंग एनिमल्स, माइनिंग भी हम लैंड में ही करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग्स। और जितनी भी तरह के इंडस्ट्रियल वर्क होते हैं, है ना, हमारी जो इकोनॉमी पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, वो किस पे है, इंडस्ट्रीज़ पर है। और वो इंडस्ट्रीज़ भी कहाँ बन रही हैं, लैंड पर बन रही है ना। तो बहुत कुछ है जो हमारे लैंड पर ही डिपेंडेंट होता है ना। इसी तरह के जो हम यूज़ कर रहे हैं लैंड को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैंड यूज़ कहते हैं। हमारे डिफरेंट फिजिकल, इकोनॉमिकल, जितने भी तरीके के ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, सब कुछ लैंड पर ही हो रहे हैं, ठीक है। अब हम किसी भी लैंड को कितना यूज़ कर रहे हैं, वो डिपेंड किन चीज़ों पर करता है, वो डिपेंड करता है उस लैंड की सॉइल पर, है ना। हमने पढ़ा ना कि हम हर जगह के लैंड को यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर दैट सॉइल। वहाँ पर जो भी सॉइल पाई जा रही है उस टाइप की सॉइल की वजह से, है ना। अगर अच्छे क्वालिटी का सॉइल है, एलुवियल सॉइल मिल रही है, या फिर जिस भी तरह की सॉइल हमको जैसे भी फार्मिंग के लिए ज़रूरी है, अगर वैसी सॉइल मिल रही है तो हम वहाँ के लैंड को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, है ना। इसके अलावा क्या है, लैंड टेन्योर, लैंड की क्वालिटी कैसी है, लैंड किस तरह का वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे यहाँ पर क्लाइमेट एंड टेक्निकल नॉलेज भी बताया जा रहा है। तो वहाँ की क्लाइमेट कैसा है, अगर बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी रहती है, तो वहाँ का लैंड हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लैंड अभी की भी क्वालिटी वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से ही चेंज होती जाएगी। जहाँ बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ का लैंड धीरे धीरे करके वो डेजर्टिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। या वहाँ बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पर ठंडी है तो फिर वो स्नो से कवर्ड रहेगा, है ना। तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिपेंड करती है कि हम किसी भी प्लेस के लैंड को कितना यूज़ करते हैं। इनके अलावा टेक्निकल नॉलेज ऑफ द पीपल, उस जगह पर रहने वाले लोगों को कितनी टेक्निकल नॉलेज है ना। अगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनफेवरेबल है, लेकिन फिर भी हमें टेक्निकल नॉलेज है कि हम उस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हम फिर भी उन सभी अनफेवरेबल चीज़ों के साथ भी उस जगह के लैंड को यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो टेक्निकल नॉलेज, तो अगर किसी जगह पर लैंड का यूज़ किया जा रहा है, तो वो लैंड किन रीजंस की वजह से यूज़ में आ रहा है,
वहाँ के सॉइल की वजह से, लैंड टेन्योर की वजह से, क्लाइमेट एंड टेक्निकल नॉलेज ऑफ द पीपल की वजह से। समझ गए? और इस तरह के जो भी इंटरेक्शंस होते रहते हैं उनकी वजह से बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से हम लोग लैंड को यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? इतना समझ में आया? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लैंड। लैंड फॉर्म्स, कितने टाइप के लैंड फॉर्म्स होते हैं, ठीक है? तो जिसमें अभी हम लोग देखेंगे, ये इसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? In homework, you have to learn all key terms and write all key terms in your classwork copy. And if students, if you have any doubt, any question, you can call me. तुम कॉल करके कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी डाउट सॉल्व करा सकते हो। ओके, now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.